सोचिए, बस एक क्लिक किया और दुनिया के दूसरे कोने में हमारा मैसेज पहुंच गया। कोई जादू नहीं है ये। इसके पीछे भौतिक और तार्किक नियमों का एक बहुत ही शानदार और उलझा हुआ जाल बिछा है। डेटा ट्रांसमिशन के इन बुनियादी नियमों की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे, जहां मशीनें आपस में ऐसे एग्रीमेंट करती हैं ताकि भारी मात्रा में डेटा बिना किसी रुकावट और बिना किसी एरर के एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पलक झपकते ही जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, उसके पीछे जो इंजीनियरिंग और गणित काम कर रहा है वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। हम इस पूरी प्रोसेस और डेटा कम्युनिकेशन के नियमों को 3 आसान लेयर्स में समझेंगे। पहला, डेटा की दिशा। दूसरा, सीरियल बनाम पैरेलल कम्युनिकेशन। और तीसरा, डेटा फ्लो की टाइमिंग। शुरुआत करते हैं हमारी पहली लेयर से, यानी डेटा की दिशा। कोई भी बाइनरी बिट फ्लो होने से पहले नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस को ये तय करना ही होता है कि जानकारी किस डायरेक्शन में जाएगी। इसके लिए मुख्य रूप से 3 ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। जब भी 2 मशीनें आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनका सबसे पहला अग्रीमेंट यही होता है। यही वो 3 तरीके हैं जो तय करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा का एक्सचेंज मूल रूप से कैसे होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन पूरी तरह से एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। इसे एक एफएम रेडियो की तरह समझिए, जहां रेडियो स्टेशन सिर्फ सिग्नल भेजता है और हम केवल उसे सुन सकते हैं, वापस कुछ बोल नहीं सकते। हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड और मॉनिटर भी इसे सस्ते और सिंपल डिजाइन पर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाफ डुप्लेक्स दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन तो होने देता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही तरफ से, बिल्कुल पुलिस या सेना के वॉकी टॉकी की तरह। मतलब जब एक तरफ से आवाज जा रही है तो दूसरी तरफ सिर्फ सुनना होगा। ये वहां काम आता है जहां दोनों तरफ से बात तो करनी है लेकिन एक साथ नहीं, जिससे नेटवर्क की काफी बैंडविड्थ बच जाती है। और फिर आता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड, जो हमारे आज के मॉडर्न नेटवर्क्स की जान है। इसमें दोनों डिवाइसेस एक ही समय पर डेटा भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन कॉल्स की तरह, जहां दोनों तरफ से एक साथ बोला और सुना जा सकता है। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो इसमें या तो कम्युनिकेशन चैनल की पूरी बैंडविड्थ को दोनों सिरों के बीच बांट दिया जाता है, या फिर अलग अलग तारों का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट ब्राउजिंग हो या वीडियो कॉलिंग, इसके बिना आज की इस फास्ट पेस डिजिटल दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। खैर, डेटा की दिशा तय करना तो सिर्फ पहला कदम था। असली चुनौती तो अब आती है। दिशा तय होने के बाद बाइनरी बिट्स यानी 0 और 1 का ये जो विशाल समंदर है, ये किन भौतिक रास्तों या लेन से होकर गुजरेगा। चलिए हमारी दूसरी लेयर पर चलते हैं, सीरियल बनाम पैरेलल कम्युनिकेशन। यहाँ हम देखेंगे कि डिजिटल डेटा भेजने के लिए इन भौतिक लेन्स को कैसे सेट किया जाता है। यहाँ हम सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डेटा बिट्स एक ही तार से एक के बाद एक लंबी कतार में भेजे जाते हैं, बिल्कुल सिंगल फाइल में चलते हुए लोगों की तरह। इसके ठीक उलट पैरेलल ट्रांसमिशन में एक साथ कई तारों का इस्तेमाल होता है, जहां कई बिट्स एक ही समय में एक साथ भेजे जाते हैं। मान लीजिए जैसे किसी मल्टी लेन हाईवे पर एक साथ कई गाड़ियां दौड़ रही हों। पहली नज़र में तो ऐसा ही लगेगा कि पैरेलल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है, आखिर एक साथ इतना सारा डेटा जो जा रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग में हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए सभी तारों पर एकदम परफेक्ट तालमेल चाहिए होता है। अगर थोड़ी भी दूरी बढ़ाई तो तारों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी क्रॉसटॉक होने लगता है और सिग्नल करप्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे सिर्फ छोटी दूरी के लिए यूज किया जाता है, जैसे मदरबोर्ड के अंदर। लंबी दूरी के लिए वहां सीरियल ट्रांसमिशन ही हमारा सबसे भरोसेमंद और स्टैंडर्ड तरीका है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर हम लंबी दूरी के लिए सीरियल ट्रांसमिशन का यूज कर रहे हैं, जहां बस एक ही लेन है, तो रिसीव करने वाले कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि डेटा का एक पीस कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कहाँ से शुरू? मशीनें हमारी तरह डेटा को देख तो सकती नहीं, वो तो बस वोल्टेज के उतार चढ़ाव समझती हैं। और यही सवाल हमें इस कम्युनिकेशन सिस्टम की तीसरी और आखिरी लेयर पर ले आता है, डेटा फ्लो की टाइमिंग, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं। अब इस तेज डेटा फ्लो की टाइमिंग को मैनेज करने के लिए 2 मेन सॉल्यूशंस होते हैं। पहला, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जो पूरी तरह से बड़े फ्रेम्स और एक बाहरी क्लॉक सिग्नल पर निर्भर करता है।
और दूसरा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जो बाहरी घड़ी के बजाय डेटा के आगे पीछे लगे स्टार्ट और स्टॉप बिट्स पर काम करता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन भारी भरकम काम के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर के लिए बेस्ट है। इसमें डेटा कैरेक्टर के बजाय बड़े ब्लॉक्स या फ्रेम्स के रूप में लगातार भेजा जाता है। लेकिन हाँ, ये सिस्टम काफ़ी महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों की घड़ियों को एकदम एक ही स्पीड पर चलाने के लिए एक एक्सटर्नल शेयर्ड क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई भी बिट मिस ना हो जाए। इसके उलट एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन काफ़ी किफ़ायती और सिंपल है। इसमें डेटा लगातार भेजने के बजाय रैंडम टाइम इंटरवल्स पर भेजा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हर कैरेक्टर के आगे और पीछे एक एक झंडा लगा दिया हो। इन्हें ही स्टार्ट और स्टॉप बिट्स कहते हैं। इससे रिसीवर को कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है। हम जो कीबोर्ड पर टाइप करते हैं ना, वो इस सस्ती और बेहतरीन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है। और आखिर में एक बहुत ही स्पेशल हाइब्रिड टेक्निक भी है, जिसे आइसोक्रोनस कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये बड़ी चतुराई से दोनों तरीकों का फायदा उठाती है। इसमें एसिंक्रोनस की तरह स्टार्ट और स्टॉप बिट्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही ये सिंक्रोनस सिस्टम की तरह डेटा को एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे ट्रांसमिट करती है। ये उन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है जहां टाइमिंग और डेटा दोनों का लगातार बने रहना ज़रूरी है, ताकि ऑडियो या वीडियो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इन सभी कोर मैकेनिक्स को डिकोड करने के बाद ये तो साफ हो जाता है कि हमारी इस पलक झपकते होने वाली डिजिटल बातचीत के पीछे मशीनों को कितना भारी तालमेल बिठाना पड़ता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल मन में आता है, ग्लोबल लेवल पर डेटा की डिमांड जिस तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस भारी ट्रैफिक के बोझ से बचाने के लिए भविष्य में हमें और कौन से नए ट्रांसमिशन नियम बनाने पड़ेंगे? सोचने वाली बात है ना? इस दिलचस्प एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।